क्या भारत ने अपना S-400 बना लिया है? बिल्कुल गाज गिरा दिया है हथियारों के मार्केट में, क्योंकि भारत के इस S-400 से बचना नामुमकिन होगा। चाहे चीन या पाकिस्तान कोई भी जुगत लगा ले, उनके एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी तबाही होगा भारत का अपना बनाया हुआ S-400। उसी S-400 से ये कितना अलग है और क्या कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच क्या भारत ने एक बड़ा ही गलत निर्णय ले लिया है और भारत को अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोचिए चीन और पाकिस्तान का क्या होगा कि जब भारत ने एक S-400 की तैनाती पाकिस्तानी सीमा पर की है तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि उसकी वायुसेना, उसके फाइटर जेट अब उसके अपने ही घर में बंध गए हैं और S-400 चाहे तो उड़ान ही नहीं भरने देगा पाकिस्तान के एक भी फाइटर जेट का। लेकिन ऐसे S-400 भारत कितना खरीद सकता है? भारत की एक लंबी चौड़ी बॉर्डर है, सीमा है, जो चीन से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि दोस्त देश है, दोनों ही दुश्मन देश है। और इस लंबी चौड़ी सीमा को सुरक्षित करने के लिए भारत को एक नहीं बल्कि कई चाहिए इस तरह के S-400। पर उन S-400 को खरीदना भारत के बस की बात नहीं है कि पूरे सारे भारत के जितने भी सीमा हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हम S-400 खरीदते चले। ऐसे में भारत को चाहिए था अपना बनाया हुआ कुछ ऐसा सिस्टम जो S-400 को मुकाबला दे और भारत का ये सिस्टम था XRSM। पहले भारत ERSM पर काम करता था, इसकी रेंज थी मात्र 150 किलोमीटर। लेकिन अब भारत का सुपर XRSM आ रहा है और इसकी रेंज है करीब 350 किलोमीटर। इससे भी बड़ी बात ये है इसमें लगने वाला रडार। जल्द ही भारत का XRSM लगभग तैयार हो चुका है और भारत जल्द ही इसका परीक्षण करने वाला है। वैसे जो डिटेल निकल कर सामने आई है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, ये तगड़ा वाला कॉम्पिटिटर बना रहा है इसे S-400 के साथ। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलें होंगी। पहली मिसाइल होगी कम रेंज वाली ERSM मिसाइलें, जिनका टारगेट रेंज होगा मात्र 150 किलोमीटर और जो दूसरी मिसाइल होगी उसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। मतलब छोटी रेंज पे अगर वार करना है तो 150 वाली इस्तेमाल होगी और बड़े रेंज पर वार करना है तो 350 वाली इस्तेमाल होगी। मतलब चाहे वो 150 किलोमीटर का एरिया हो या 350 किलोमीटर का एरिया हो, दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान हो, कोई मिसाइल हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी नहीं बचने वाला है। छोटे हथियार से लेकर बड़े हथियार तक कुछ भी इस रेंज में आएगा तो वो तबाह हो जाएगा। इस पूरे डिफेंस सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है लॉन्चर, जिससे मिसाइलें निकलेंगी और तबाही मचाएंगी। लेकिन इसका सबसे खास है इसका रडार और ये 3 अलग अलग रडार हैं जो कि हर तरह के फाइटर जेट को, हर तरह के ड्रोन को पकड़ पाएंगी। जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं या जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं वो इनकी नजरों से बचेंगे नहीं और उस पर निशाना लगाना बेहद आसान हो जाएगा XRSM मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। क्योंकि चीन कई बार ऐसा करता है कि रडार से बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स को कम ऊंचाई से उड़ाता है। ऐसे में वो रडार जो कम ऊंचाई को ट्रैक कर सकते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। खैर, भारत अपने S-400 से जहाँ अपने सीमा की सुरक्षा करने की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने एक बड़ी गलती कर दी है और अभी भी भारत के पास वक्त है उस गलती को सुधारने का। दरअसल जो गलवान वैली का कांड हुआ था उसमें चीन ने बहुत कुछ छुपाया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये नहीं बताया कि असल में कितने सैनिक उसके मारे गए। वो रट्टा मारता रहा 4-4-4। लेकिन रूस की मीडिया, अमेरिका की मीडिया और कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सबूत के साथ दिखलाने लगे कि नहीं, चीन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। इसके 38 से ऊपर या 45 से ऊपर मारे गए हैं। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि लड़ाई के दौरान कम हुए शहीद और पानी में गिरकर दोनों ही देशों के सैनिकों को हानि ज्यादा पहुंची है। लेकिन पानी में जो 38 सैनिक बह गए चीन के या फिर ऊपर चले गए इसमें गिर के, उसकी गणना चीन करता ही नहीं है और चीन
बताता ही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सबूत के साथ इस चीज को दिखलाती है कि देखो चीन झूठ बोल रहा है। अब इस गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ है उसका असर चीन के आम जनता के ऊपर भी देखने को मिला है। आम चीनी लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में कितनी संख्या में मारे गए, असल में क्या हुआ था, चीनी सरकार क्यों छिपा रही है। और इस चीज को कवर अप करने के लिए चीन की सरकार लगातार नई कोशिशें कर रही है, जैसे गलवान वैली के पत्थर गिफ्ट करना और इसके अलावे कई तरह के साइकोलॉजिकल युद्ध शुरू कर दिया है चीन ने। आपको याद होगा एक बार जब पूरी तरीके से तनाव था 2020 में, तब बॉर्डर पर पंजाबी गाने चीनी सैनिकों ने बजाना शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों का नाम बदलकर अपने हिसाब से रखा। ये सब हिस्सा है साइकोलॉजिकल वार का, यानी मनोवैज्ञानिक तौर से सामने वाले दुश्मन के सैनिकों की मनोबल को तोड़ना। ऐसा ही कुछ किया है चीन ने। अब आपको याद होगा रूस, चीन और भारत की मीटिंग हुई थी। जब ये मीटिंग हुई थी तब चीन भारत से ये बुलवाने में सफल हो गया था कि हम ओलंपिक का बायकॉट नहीं करते हैं, हम ओलंपिक के समर्थन में हैं। राजनीति अपनी जगह है और खेल अपना जगह है। भारत की सोच ऐसी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीन की सोच ऐसी नहीं है। चीन वो लिचड़ है जो हर मौके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति और अपने फायदे के लिए करता है। अब जो ओलंपिक हो रहा है उस ओलंपिक में एक तो चीन अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान वैली में हुई घटना को अब चीन ने इससे जोड़ दिया है, जो कि बेहद गलत है। कैसे जोड़ा है? तो ये जो शख्स आप देख रहे हैं हाथ में टॉर्च लिए हुए, ओलंपिक टॉर्च होता क्या है, ये जब नया की खेल शुरू होता है तो एक टॉर्च दूसरे देश के खिलाड़ियों तक पहुंचती है। लेकिन ये जो बंदा देख रहे हैं आप, ये बंदा कोई खिलाड़ी नहीं है, ये है कर्नल हुई फाओ, जो कई बार जब गलवान की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो उसमें ये बंदा दिखता है। फाओ कई मौके पर देखा गया है और ऐसा हुआ था कि फाओ को गहरी चोट भी आई थी इस लड़ाई के दौरान और वो तस्वीर भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो चीन ने तो इसे गलवान वैली वाला अपना हीरो भी बताया हुआ है। जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें भारतीय मेजर मुक्का उठाए हुए हैं और सामने में जो खड़ा है वो फाओ है। इस फाओ को चीन ने ओलंपिक की टॉर्च पकड़ा दी। अब ये खिलाड़ी तो है नहीं, गलवान वैली को कैसे जोड़ दिया चीन ने ओलंपिक से। अब इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत ने गलती कर दी, भारत को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को चाइना में हो रहे विंटर ओलंपिक का समर्थन नहीं करना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।